हेलो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो हम लेकर आए हैं पार्ट 2 वे ऑप्टिक्स का। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन से बेसिक जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, रिफ्रैक्शन से जो बेसिक न्यूमेरिकल होते हैं, और बेसिक कैलकुलेशन जो होते हैं हमारे कहां से, बिल्कुल सही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये टॉपिक से। तो इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पार्ट 1 में देखे थे। तो आज पार्ट 2 में हमें क्या देखना है, हम डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं हम, क्योंकि टाइम पास नहीं करना है हमें। ठीक है, तो डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। हमारा जो पार्ट 2 है वो कौन से टॉपिक पे है मैं बता देता हूं आप लोगों को। वो है मेलस लॉ एंड ब्रेवस्टर्स लॉ। ठीक है, ये दो लॉज पे हमारा जो सेकंड वीडियो आपका आने वाला है। मैं आपके वो जो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं यार क्या बोलते हैं उसको, वो डालते हैं ना हम कुछ ऐसा वैसा वैसा कुछ तो भी। हाँ बिल्कुल, थंबनेल। अरे वाह, आपको भी पता है, मतलब मुझे लगा आपको पता नहीं होगा। मैं ये सोचता था ये चीजें सिर्फ मुझे ही पता है पूरी दुनिया में। हाँ, चलो स्टार्ट करें। हाँ, तो ऑब्वियसली मैं पहले ही बता देता हूं कि मेलस लॉ से किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जो टाइप जिस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उसी तरीके से मैं आपको मेलस लॉ भी समझाऊंगा। ठीक है, पक्का? चलो देखो, एक्चुअली में मेलस लॉ किसके लिए यूज होता है? मेलस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रिड्यूस्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द पोलराइड। ठीक है, तो ये चीज पोलराइजेशन में काम आता है, ये सिंपल समझ लो भाई। देखो, सपोज मैंने क्या किया, एक अनपोलराइज्ड लाइट है। ये कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। और मैंने जैसे कि बताया था पहले ही क्लास में कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है? ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑल पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, यही बताया था। तो ये हो गया, देखो ऑल पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब सपोज मैंने बोला कि अनपोलराइज्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है अभी वो कितनी है? आई नॉट। कितनी है? आई नॉट। और मैंने क्या किया, अनपोलराइज्ड लाइट को मैंने किसी एक पोलराइड से पास किया। क्या किया? एक पोलराइड से पास किया। तो सपोज मैंने बोला ये है वो पोलराइड। इस पोलराइड का नाम क्या दिया मैंने? लेट अस अज्यूम दिस पोलराइड इज P1। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट पहले पोलराइड से पास होती है, वो पोलराइड कैसा भी रखा हो, कैसा भी रखा हो, आपने उसको ऐसा रख दिया या ऐसे रख दिया या ऐसे रख दिया, कैसे भी रखा हो, तो उसकी इंटेंसिटी जो यहां से निकलेगी वो हमेशा कितनी होगी? बोलो, आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आधी। पहला पोलराइड कैसे भी रखो आप, आपकी इंटेंसिटी जो है अनपोलराइज्ड लाइट की वो हाफ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हाफ। क्या आपको ये बात, पहला पॉइंट समझ में आया? पक्का? दूसरा देखो, अगर मैंने दूसरे पोलराइडर के एक्सिस के साथ एक और पोलराइड मैंने रख दिया, ये देखो, जो कि इसके पहले वाले पोलराइड के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। दूसरा पोलराइड जो है P2, वो पहले पोलराइड के एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगा उसको ही थीटा बोला जाएगा। समझ में आया? और यहां से जब इंटेंसिटी मेरी निकलेगी, उस इंटेंसिटी को हम लिखेंगे कुछ ऐसे, और यही इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें मेलस लॉ लगाना होता है। और वो मेलस लॉ देखो ऐसे लगता है भाई, बाय मेलस लॉ यहां की जो इंटेंसिटी होगी उसको हम बोलेंगे I2, एंड दैट विल ऑलवेज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। ये होता है हमारा मेलस लॉ। ठीक है, क्या होगा बोलो? I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। सपोज मैंने बोला यहां में तीसरा पोलराइड मैंने रख दिया, तो उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो जल्दी बोलो। I3 इज इक्वल टू I2 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया? और एक पोलराइड रख दिया तो आंसर क्या आएगा? बोलो, I4 इज इक्वल टू I3 cos स्क्वायर थीटा। क्या आपको बात समझ गई? इतना ध्यान में रखना है, ये जो थीटा होता है वो ये दो पोलराइड के बीच का एंगल होता है। यहाँ पे ये थीटा 2 और 1 के बीच का एंगल है, ये थीटा 3 और 2 के बीच का एंगल है, और ये थीटा 4 और 3 के बीच का एंगल है। समझ में आया? उनके एक्सिस के बीच का एंगल है वो। समझ में आया? पक्का? बढ़ो आगे में। तो एक काम करता हूं, मैं मेलस लॉ के पहले न्यूमेरिकल करा देता हूं, उसके बाद जब ब्रेवस्टर्स लॉ आएगा तो मैं ब्रेवस्टर्स लॉ का आपको थोड़ा सा
अब बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, नहीं लेना होगा तो भी लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करता हूं मैं। जो मैंने अभी बातें बताई वो फिर से एक बार देख लो, तभी ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एन अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, एक अनपोलराइज्ड लाइट है। चलो भाई मैं बना लिया, पहले ही बोल रहा हूं न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो आपको डायग्राम जरूर बनाना है इसमें, तो आपको लिखना जो है वो कम पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया अनपोलराइज्ड लाइट, कौन सी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, बराबर। जब इसकी इंटेंसिटी कितनी बोली गई है, बोलो आई नॉट, कितनी बोली गई है, आई नॉट। इट इज मेड टू पास थ्रू 3 पोलराइड, ये 3 पोलराइजर से पास हुआ है ऐसा बोल रहा है। चलो भाई पहला पोलराइजर बना लेते हैं हम, कैसे भी रख देते हैं, ये हो गया पहला पोलराइजर, इसको बोलते हैं P1, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला है, पोलराइजिंग एक्सिस ऑफ P2, मतलब दूसरा जो पोलराइड है हमारा, दूसरा उसकी एक्सिस θ1 का एंगल बना रही है P1 के साथ। तो वो क्या बोल रहा है, जो दूसरा पोलराइड है हमारा ये वाला, ये पहले वाले के साथ कितना एंगल बना रही है, बोलो θ1 का एंगल बना रही है। क्या आपको बात क्वेश्चन समझ में आया, पक्का समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, while that of P3 makes an angle θ2 है वो with that of P2, वो क्या है, ये जो इसकी एक्सिस देखो ऐसी, तो एक काम करते हैं हम, क्या करते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसी से एक पैरेलल लाइन यहां ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहां बनाएंगे एक और पोलराइड हमारा, और ये हो जाएगा हमारा θ2। क्या आपको ये बात समझ गई, ये हो जाएगा हमारा P3, पोलराइड P3, ये हो जाएगा पोलराइड P2, और ये हो गई इसकी एक्सिस और ये हो गई इसकी एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल कितना बोला है, θ2 बोला गया है। क्या आपको ये बात समझ गई है, अरे बोलो ना समझ में आया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया अभी। ले 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 तो वो बोल रहा है व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ P3, वो बोल रहा है यहां से जो इंटेंसिटी निकलेगी वो इंटेंसिटी मुझे बताओ कितनी होगी। बोलो भाई, क्या वो I3 हो जाएगी, अरे बोलो ना, हाँ या ना। देखो पहले मैं उसको आपको डायरेक्ट कैसे आएगा वो मैं बताता हूं, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देखो बोलो भाई, पहले पोलराइड से जब अनपोलराइज लाइट पास होती है तो क्या उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, हाँ या ना। तो बोलो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, बोलो जल्दी, I1 इज इक्वल टू I0/2, कितनी हो जाएगी, I0/2। अब बोलो क्या यहां से जो इंटेंसिटी निकलेगी I2, क्या ये निकालने के लिए मुझे मेलस लॉ लगाना पड़ेगा, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर θ1, अरे हाँ या ना। और I1 मुझे पता है I0/2, ये यहां पुट कर दो, आंसर बोलो क्या आएगा, I0/2 cos स्क्वायर θ1, ये हो गया I2। अब क्या निकालना है, I3, तो I3 का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, क्या करना है, I2 cos स्क्वायर θ2। बोलो क्या I2 निकाल चुके हैं, तो I3 का आंसर आएगा I0/2 cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2, एंड यही है आपका आंसर, आप चेक कर सकते हो। समझ में आया क्या कैसे लगाना है मेलस लॉ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है, हाँ या ना। पहले पोलराइड से जाएगा तो आधा हो जाएगा, दूसरे के लिए मेलस लॉ लगाया जाएगा, तीसरे के लिए मेलस लॉ लगाया जाएगा। दूसरे के लिए इसका और इसका एंगल देखना है, और तीसरे के लिए इसका और इसका एंगल देखना है। समझ में आया क्या, बोलो भाई, पक्का। चलो बहुत अच्छी बात है। एक काम करता हूं, इसको लिखना कैसे है, इसको कैसे लिखना है वो बता देता हूं। देखो सॉल्यूशन, हम पहले इन दोनों के बारे में बताएंगे। पहला ये वाला, ये I1 के बारे में देखो, हम बोलेंगे लेट I1 I2 and I3 be the intensity of light from polarizer P1, P2 and P3.
रिस्पेक्टिवली, वो आप लोग लिख सकते हो। अरे बोलो बराबर क्यों। समझ में आया ना इतना। अब मुझे एक बात बताओ, पहले इंग्लिश में हम ऐसे ही लिखेंगे, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट passes through first polarizer its intensity becomes half। अरे ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना, तो वही हम लिखेंगे और लिखने के साथ साथ वो हम याद भी कर लेंगे। अरे बोलो याद भी हो जाएगा ना भाई, आप लोगों को ही याद हो गया है मुझे लगता है ऐसे। चलो देखो 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 हम कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे मार्कर से लिखेंगे, एज अनपोलराइज्ड लाइट is passes through what? First polarizer अरे बोलो क्या होगा? इट्स इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इट्स इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। अरे बोलो होती है कि नहीं होती है? तो बोलो क्या I1 विल बी इक्वल टू I0/2 हो जाएगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अब बोलो भाई, ये तो मैं इरेज कर ही देता हूं क्योंकि आपने खींच लिया होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मुझे I2 निकालना है तो मेलस लॉ लगेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, पहले थीटा बताना पड़ेगा। हम बोलेंगे θ1 इज एंगल बिटवीन पोलराइड या पोलराइजर P1 एंड P2। तो बोलेंगे बाय मेलस लॉ। अरे बोलो मेलस लॉ कैसे लगाया जाता है? I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर θ1। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्या I1 हम निकाल चुके हैं I0/2, ये यहाँ पे पुट करो, I2 मिल जाएगा I0/2 cos स्क्वायर θ1। सिमिलरली आपको I3 निकालना है, ये आपको करना है भाई, फालतू के काम मैं बार बार नहीं करूंगा। ये I3 निकालने के लिए क्या बोलोगे पता है? θ2 इज एंगल बिटवीन पोलराइजर P2 एंड P3 बाय मेलस लॉ। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या कैसे लिखना है? आपके बुक में कैसे भी दिया हो आपको ऐसे ही लिखना है, बहुत इजी मेथड में बताया है मैंने, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये आप लोग इरेज कर सकते हो, सॉरी लिख सकते हो, इरेज मैं करूंगा। चलो 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 देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। थोड़ा सा कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो डबल देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। एक अगेन वो अनपोलराइज्ड लाइट है, वहां दिया नहीं, मैंने लिखा नहीं होगा। एक अनपोलराइज्ड लाइट है, तो मैंने बना दिया है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, उत्तर प्रदेश है ना, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है बोला है I0, जिसकी इंटेंसिटी कितनी बोली गई है I0, जो दो पोलराइड से पास हो रहा है। द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद वर्टिकल। वो क्या बोल रहा है? जो पहला पोलराइड है, वो वर्टिकल के साथ 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पहला पोलराइड कैसे भी रखा हो, यहां से जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी, क्या वो इंटेंसिटी भाई आधी हो जाएगी? बोलो होगी कि नहीं होगी? क्या बोलो I1 विल बी इक्वल टू, अरे बोलो ना, I1 विल बी इक्वल टू क्या I0/2 हो जाएगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा, क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। अब देखो दूसरा क्या बोल रहे हैं, द एक्सिस ऑफ सेकेंड पोलराइजर इज हॉरिजॉन्टल। जो दूसरा पोलराइजर है वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। अरे हॉरिजॉन्टली मतलब ये है, इसके अलावा में रखा होगा, मतलब ये देखो ऐसे रखा होगा दूसरा पोलराइजर। अरे बोलो बराबर है क्या? ऐसे ही रखा होगा क्या? एंगल हमें इसका और इसका मेजर करना होता है, तो इसकी एक्सिस बना लेते हैं। चलो हम ये देखो, ये हो गई इसकी एक्सिस। अब बोलो भाई, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, बोलो क्या ये एंगल 50 डिग्री है? पक्का? अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? बोलो 40। अरे होगा कि नहीं? अगर ये एंगल कितना है? 50 है, हमें किसकी जरूरत है? इसकी। अरे हाँ या ना, इसके और इसके बीच का एंगल लिया जाता है, तो बोलो क्या इसी को थीटा इज इक्वल टू 90 - 50 मतलब क्या 40 डिग्री बोला जाएगा? बोलो हाँ कि ना? अरे समझ में आ रहा है क्या?
हो गया ना, थीटा पता चल गया ना, लगाओ ना मेरस लॉ। यहां से जो इंटेंसिटी मुझे मिलेगी बोलो कितनी मिलेगी भाई, I2 इज इक्वल टू व्हाट, I1 cos स्क्वायर थीटा, आंसर आएगा I0 बाई 2 cos स्क्वायर 40 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। और ये कहाँ आ सकता है आपको क्वेश्चन गिवन में, आई मीन टू से दैट ये आपको कहाँ आ सकता है, या तो न्यूमेरिकल चांसेस बहुत कम है, एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा है कि ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मैं पहले ही बोल रहा हूं जैसे का वैसे आ सकता है इस बार वही क्वेश्चन एमसीक्यू में, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है ना। चलो I2 हो गया। अरे समझ में आया ना, ये आप वैसे ही लिखना जैसे इसके पहले लिखा था हमने। कैसे कि यहां से जब अनपोलराइज्ड लाइट पहले पोलराइजर से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, लिख दिया। फिर मैंने बोला लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दिस निकाल लिया 90 माइनस 50 40 और वही वाला लगाया बाय मेलर्स लॉ, ये लिख दिया। समझ गया, पक्का 100% समझ गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है ये क्वेश्चन में, लेकिन मैं जो समझाऊंगा उसको समझ लो, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ठीक है। देखो वो एक्चुअल में कैसा, ऐसा लिखा होगा 2b, वो एक्चुअल में ऐसा है 2 बीम, क्या है वो बोलो, 2 बीम है वो, ठीक है। चलो तो देखो क्या बोल रहा है वो, 2 बीम A and B of plane polarized light with mutually perpendicular plane of polarization are seen through polarized, ठीक है। उन्होंने दो बीम है, दोनों बीम जा रही है जिनके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब इसका मीनिंग आगे में समझ में आएगा आपको। देखो फ्रॉम द पोजीशन व्हेन बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो क्या बोल रहा है, देखो सपोज मैंने क्या किया, एक अनपोलराइज्ड लाइट की बीम कंसीडर की और मैंने बोला यहां से कौन सी बीम निकल रही है, बोलो ए, कौन सी निकल रही है, ए, ठीक है। और ए बीम जब पहले पोलराइजर से निकल, पहला पोलराइड देखो ऐसा होगा, ये इनिशियल रोटेशन है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पोलराइड। अब मैं जो बोलना चाहता हूं वो सुनो, वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पोजीशन व्हेन बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो क्या बोल रहा है, जब बीम ए की मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बोली गई है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जब हम मेलर्स लॉ लगाते हैं I1 इज इक्वल टू I cos स्क्वायर थीटा, तो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कौन से एंगल पे मिल सकती है, 0 डिग्री पे ही मिल सकती है। ये देखो भाई cos 0 होता है 1, तो I2 किससे बराबर हो जाएगा, I1, और I1 क्या आधी इंटेंसिटी होती है, और क्या आधी सबसे ज्यादा होती है, अरे होती है कि नहीं होती है। ये क्या है यार, मेरे कानों में मच्छर ही घुसते रहते, कहाँ से आ जाते तुम लोग, कोई है तो नहीं यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक है, मुझे शायद बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। हाँ चलो बढ़े क्या आगे, ये समझ गया पक्का। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, कितना होना चाहिए 0, इसीलिए देखो मैंने इसका एंगल कितना बनाया है, 0 डिग्री बनाया है। क्या आपको ये बात समझ गई है, पक्का। हाँ भाई बहुत बढ़िया। वो बोल रहा है, ये हो गया पहला कंडीशन, और बोल रहा है एंड बीम बी हैज 0 इंटेंसिटी। एक और बीम बना लेते हैं भाई, ये लो, ये हो गई बीम बी, और इसको 0 इंटेंसिटी, मतलब क्या cos 90 0 होता है, हाँ या ना, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो जो दूसरा पोलराइडर है वो पहले ऐसा रखा होगा भाई। अरे बोलो बात समझ गई क्या, बोलो कि इसके बीच का एंगल क्या, ये थीटा 90 डिग्री हो गया है, बोलो हाँ या ना। ये हो गया थीटा बी, और यहाँ पे थीटा ए कितना बोला है, बोलो 0। समझ में आया, ये इसकी इनिशियल कंडीशन दी हुई है। कौन सी कंडीशन, इनिशियल। बोलो भाई यहां से जो इंटेंसिटी निकलेगी उसको हम कुछ नाम दे देते हैं आई ए, क्या नाम दे देते हैं, बोलो आई ए। और यहां से जो इंटेंसिटी निकली है उसको हम नाम दे देंगे, बोलो भाई क्या, आई बी। बोलो क्या यही वाली आई बी यहां से भी निकल रही होगी, क्योंकि हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिली है वहां पे। मिनिमम मतलब कितना होगा, 0। समझ गया क्या, हाँ। यहां से आई बी तो यहां से आई बी आ रहा है, और यहां से आई ए आ रहा है, तो यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी उसकी मिल रही है, और मैक्सिमम को ही उन्होंने फिलहाल आई ए बोला गया है। कितना बोला गया है, आई ए। समझ गया क्या। अब देखो क्या बोल रहा है वो, इसके बाद का ही बता रहा हूं मैं, यहां पे मैं गिवन लिख लेता हूं। देखो उसने क्या बोला, बिफोर रोटेशन
तो जब मैंने किसी को भी रोटेट नहीं किया तो इसकी इनिशियल एंगल कितना था बोलो, इसका थीटा ए कितना था बोलो 0 डिग्री, और इसका कितना था बोलो थीटा बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो ये रोटेशन के पहले ही देखो आगे में क्या लिखा है, रोटेशन ऑफ पोलराइड थ्रू 60 डिग्री मेक्स टू बीम अपीयर इक्वली ब्राइट। मतलब जब मैंने क्या किया, एक पोलराइड इनके सामने रख दिया यहां पे और यहां पे, और वो वाले पोलराइड को 60 डिग्री से घुमा दिया। क्या कर दिया, 60 डिग्री से घुमा दिया। तो चलो भाई एक पोलराइड रख देते इसके सामने, ये हो गया हमारा P2, और यहां से जो इसके बीच का एंगल ये जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है बोलो 60 डिग्री। अब बोलो क्या ऐसा ही पोलराइड यहां पे भी रखना पड़ेगा मुझे, बोलो हाँ या ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो 60 डिग्री। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बिफोर रोटेशन एंगल थीटा ए थीटा बी कितना था 0 डिग्री, और 90 थीटा बी 90। अब बोलो अगर हम रोटेट करेंगे किसको, नए वाले पोलराइड को, तो आफ्टर रोटेशन क्या बोलो थीटा ए डैश, उसको क्या बोलेंगे थीटा ए डैश, इसको बोलते हैं थीटा ए डैश। अरे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये थीटा ए डैश डायरेक्टली 60 लिखा जा सकता है, क्यों बोलो, क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच के एंगल को ही थीटा बोला जाता है, बराबर है। तो क्या ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, थीटा बी एंगल कौन सा लिया जाता है, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस, तो बोलो दोनों के बीच का एंगल ये थीटा बी डैश क्या 90 माइनस 60 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, एक्चुअल में ये दोनों पोलराइड एक ही, ठीक है, दोनों पोलराइड को, दो बीम को एक ही पोलराइड से पास किया जा रहा है, इसको एक ही बार रोटेट किया, तो ये पहले ऐसा था, तो दोनों के बीच का एंगल कितना रह जाएगा 60 डिग्री, सॉरी कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। अरे होगा ना, ये देखो एक्चुअल डायग्राम ये ऐसा है, रियल डायग्राम, ये दो बीम जा रही है, पहला पोलराइड ऐसे रखा था, दूसरा पोलराइड ऐसे रखा था, और यही वाली बीम को ये वाले बीम से पास किया जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो बोलो भाई इसके और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, बोलो इसके और इसके बीच का एंगल ये हो जाएगा 60, और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला लिया जाएगा ना, जो कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये यहाँ पे समझाया मैंने, ठीक है, बड़े क्या आगे। चलो तो आपको थीटा बी डैश भी समझ में आ गया, कितना आया बोलो 30 डिग्री। अब देखो इसके बाद में क्या बोला है उसने, यहां से जो इंटेंसिटी निकलेगी उसको हम बोलेंगे आई ए डैश, और यहां से जो इंटेंसिटी निकलेगी उसको बोलेंगे आई बी डैश। और उसने पता है क्या बोला है कि ये रोटेट करने के बाद दोनों की इंटेंसिटी इक्वल हो गई है, ऐसा वो बोल रहा है। अपीयर इक्वली ब्राइट का क्या मतलब है, दोनों की ब्राइटनेस सेम होगी, मतलब हम ये दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, यही हमारी कंडीशन है। आई ए डैश इज इक्वल टू आई बी डैश। क्या आपको ये बात समझ गई, ये कंडीशन गिवन में दी हुई है, और हमें पूछा है कि इनिशियल इंटेंसिटी का रेशियो निकाल के दिखाओ। क्या पूछा, देखो ऐसा ही लिखा होगा, मुझे ज्यादा लगता है, बस देखो फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ टू बीम। अरे हाँ है ना, आई ए अपॉन आई बी पूछा है ना, तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे हम। फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। और रोटेशन के पहले ये जो दो एंगल दिए हैं वो क्यों लिखे हमने ऐसे, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी ए का था और मिनिमम इंटेंसिटी बी का था। मैक्सिमम इंटेंसिटी 0 डिग्री पे मिलती है और मिनिमम इंटेंसिटी 90 डिग्री पे मिलती है, हाँ या ना। तो इसीलिए ये हो गया बिफोर रोटेशन का एंगल। और फिर मैंने जब रोटेट किया तो रोटेट करने पे जो नया हमारा एंगल आया वो आया थीटा ए डैश और थीटा बी डैश। ये हो गया 60, ये हो गया 30। कैसे आया यहाँ पे बता दिया। अब रोटेशन के बाद में क्या बोला है, दोनों की इंटेंसिटी सेम हो गई है, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम, यही वाला हमें सॉल्यूशन में स्टार्ट करना है। ये देखो भाई क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे गिवन दैट आई ए डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, आई बी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या आई ए डैश और आई बी डैश हम मेलस लॉ से निकाल सकते हैं। ये देखो ना, ये हो गई इसकी यहाँ की इंटेंसिटी और ये हो गई यहाँ की इंटेंसिटी। बोलो भाई फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर बीम ए, बोलो बाय मेलस लॉ। बोलो भाई मेलस लॉ कैसे लगेगा, आई ए डैश इज इक्वल टू आई ए कॉस स्क्वायर थीटा ए डैश। अरे आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो ना, ऐसे ही करते थे ना, यहां से जो इंटेंसिटी निकलती थी उसको I2 बोलते थे और यहाँ पे जो आती थी उसको I1 बोलते थे। तो क्या लगाते थे हम, I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा ए डैश है। समझ गया क्या, बोलो भाई पक्का। तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा, इसको इक्वेशन 1, इसको कोई भी इक्वेशन 2 दे दो 2। अब बोलो फॉर बीम बी, बी के लिए सॉल्व करो, बोलो आंसर।
अरे बोलो ना जल्दी, मेलस लॉ, लोकर लोकर, अरे बोलो बोलो, आई बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, आई बी कॉस स्क्वायर थीटा बी डैश। अरे क्या दोनों को इक्वल बोला गया है? चलो दोनों को इक्वेट कर दो, बोलो आंसर क्या आएगा। सो देयरफॉर आई ए कॉस स्क्वायर थीटा ए डैश इज इक्वल टू आई बी कॉस स्क्वायर थीटा बी डैश। समझ में आया क्या? तो आई ए अपॉन आई बी कितना है, बोलो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बी डैश अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ए डैश। बोलो कॉस स्क्वायर थीटा बी कितना था 30, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 बाय कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 30 √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4, और कॉस 60 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर आएगा आई ए बाय आई बी इज इक्वल टू 3। समझ में आया पक्का? यही समझना है आपको, बिफोर रोटेशन आफ्टर रोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन काम का है। न्यूमेरिकल में ऐसा भी लिखो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी नहीं लिखना, न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आऊं क्या मैं? वो भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है यार, फालतू। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, अच्छा चलता हूँ चलो 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 चलो। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन। देखो, टू पोलराइज्ड शीट आर प्लेस्ड वन ओवर अदर विद देयर एक्सिस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा। वो क्या बोल रहा है, एक अनपोलराइज्ड लाइट है समझ लो, और यहां दो पोलराइडर से वो एक्सिस पास हो रही है। तो वो क्या बोल रहा है, पहला पोलराइड, ये हो गया पहला पोलराइड, और दूसरा पोलराइड, ये दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है हमें इस बार थीटा। ये हमें दिया हुआ है थीटा। ऐसा देखो इंग्लिश में बोला उसने, मैं समझा देता हूं आपको। देखो क्या बोला, टू पोलराइड शीट आर प्लेस्ड वन ओवर अदर, एक दो पोलराइड शीट एक के बाद एक रखी हुई है, विद एक्सिस विद देयर एक्सिस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा। मतलब दोनों के एक्सिस के बीच का एंगल कितना बोला है, थीटा बोला गया है। अरे बोलो बात समझ गई क्या? वो क्या बोल रहा है, if only 37.5% of intensity of light incident on first sheet emerge from second sheet। वो क्या बोल रहा है मैं समझा देता हूं इसका मतलब आपको। आपका क्वेश्चन आपके पास इसका क्वेश्चन ऑलरेडी है, वहां पे इमेजेस लिखा होगा, गलती मुझसे माफ हो गई गलती, पता नहीं यार मेरे को क्या हो गया है, कुछ भी बोलते जा रहा हूं मैं, है ना। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, खत्म हो जाऊंगा एक दिन में। ठीक है, वहां पे देखो इमेजेस लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इमेजेस। तो इमेजेस की जगह पे आपको इमर्जेस लिखना है। क्या लिखना है, इमर्ज मतलब निकल रही है। तो वो क्या बोल रहा है समझ लो, उसने क्या बोला, जब हमने ऐसा रखा तो यहां से जो इंटेंसिटी निकल रही है I2 दूसरे पोलराइडर से, वो सिर्फ कितनी बची है पता है 37.5% ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी। और इनिशियल इंटेंसिटी यहां पे कितनी होती है बोलो, I0। कितनी होती है, I0। समझ में आया क्या पक्का? उसने बोला दूसरे पोलराइडर के बाद में जो हमें इंटेंसिटी मिली है, इमर्ज आउट हुआ है दूसरे पोलराइडर से, वो 37.5% बची है, वो भी इनिशियल वाली। अरे हाँ या ना, पोलराइजेशन मतलब कम होता है ना इंटेंसिटी, तो ये इतनी बची है भाई, वो बोल रहा है। तो ये कंडीशन हमें गिवन में दिया है। ओके ना, न्यूमेरिकल आपको आगे देखो भाई क्या करना है। 30, अब बोलो परसेंटेज मतलब क्या होता है, 37.5 डिवाइडेड बाय 100 I0। बोलो होता है कि नहीं होता है। ये I2 ही क्यों लिखा, ये समझ में आया, क्योंकि दूसरे पोलराइडर के बाद में हमें वो मिली है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। पहले मुझे एक बात बताओ भाई, क्या पहले पोलराइडर से पास होने पे इसकी इंटेंसिटी क्या I1 इज इक्वल टू I0/2 हो जाती है?
ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी KG1 में भी पढ़ा था, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो इंग्लिश में लिख लेते, ये देखो, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज पासेस थ्रू कौन सा पोलराइजर, फर्स्ट पोलराइजर, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, बोलो आधी हो जाएगी। अरे बोलो समझ में आया क्या। तो I1 कितना हो जाएगा, I0/2। और दूसरे के लिए हम कौन सा लॉ लगाएंगे, बोलो, हाँ वेरी गुड, मेलस लॉ। तो बोलेंगे बाय मेलस लॉ। अरे बोलो थीटा ही पूछा है, मुझे पता है, मैं यहां लिख लेता हूं, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे पूछा है वो। ठीक है, बोलो भाई मेलस लॉ लगाते हैं। चलो भाई मेलस लॉ लगा के दिखाओ मुझे, चलो चलो चलो। I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। अरे क्या I2 भी पता है, क्या I1 भी पता है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 37.5/100 I0 इज इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा। I0 क्या हो जाएगा, कैंसल। अरे बोलो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 37.5 डिवाइडेड बाय 100 होगा कि नहीं होगा। अरे 37.5 इंटू 100 क्या 75 होता है, हाँ या ना। इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 3/4। अरे बोलो आएगा, अरे बोलो। तो थीटा बोलो, सॉरी तो क्या cos थीटा √3/4 मतलब क्या √3/2 हो जाएगा। और कौन से एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होती है, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसको उसको सबको पता है, थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि cos 30 होता है √3/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ गया क्या, पक्का समझ गया, 100% समझ गया। बहुत बढ़िया भाई, आप बहुत टैलेंटेड हो, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो आप लोग। ये मार्क एक क्या बार बार दूर भागते जा रहा, पता नहीं, मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, तो फेंक नहीं रहा, रख रहा हूँ, वहां पे स्लाइडर लगा है एक। चलो बड़े क्या, ये न्यूमेरिकल समझ गया। यहाँ से इंटेंसिटी इतनी मिल रही थी, तो वो हो गई I2, और I1 हमें पता ही होती है, आधी हो जाती है भी, है ना। तो वो पुट कर दिया आगे आंसर। मेलस लॉ आपको, मुझे लगता है कि मेलस लॉ कैसा भी आएगा तो जम जाएगा भाई, है ना। कितने भी पोलराइड लगा दिए, 100 लगा दिए, मैं 100 के हिसाब से आंसर निकाल के दिखा सकता हूँ। अरे बोलो बोलो बराबर है क्या। बस थीटा क्या याद रखना है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन ये वाला पोलराइडर की एक्सिस और उसके पहले के पोलराइडर के बीच का एंगल। अरे हाँ या ना, थीटा उसी को बोला जाएगा। चलो, तो अब ये क्वेश्चन वहां पे ब्रेवस्टर्स लॉ का है, तो मैं वो एक काम करता हूँ, बता ही देता हूँ। वैसे तो ये वाला जो लॉ है वो एंट्रेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको MCQ में आ सकता है। ठीक है, बहुत इजी होता है ये क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, मैंने एक ही क्यों लिखा पता नहीं यार। ठीक है कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन था मैंने लिया नहीं, वो आप लोग खुद से कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ बस। ठीक है, ब्रेवस्टर्स लॉ देखो, ब्रेवस्टर्स लॉ बहुत ही इजी लॉ है भाई। ये भी देखो, होता क्या है, ये एक सरफेस है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं, वहां पे रिफ्लेक्शन भी होने वाला है और रिफ्रैक्शन भी होने वाला है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, एक अनपोलराइज्ड लाइट इस पे इंसिडेंट की, ये देखो इंसिडेंट की, ये हो गई अनपोलराइज्ड लाइट, ये देखो भाई, ये हो गई कैसे पता चला अनपोलराइज्ड, देखो यहां पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर भी वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये जो डॉट बनाया ना, उसका मतलब है ऐसे अंदर की तरफ भी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन हो गई। मतलब ये कौन सी लाइट कहलाएगी, बोलो अनपोलराइज्ड। कौन सी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अरे बोलो बात समझ गई क्या। तो ऐसा बोला जाता है, जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी मीडियम पे इंसिडेंट होती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो बची हुई लाइट है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली सेम एंगल बना के होगा, अगर ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, बोलो आई। अरे बोलो बराबर है क्या। ये जो लाइट होती है ना, जो रिफ्लेक्ट हो गई है, वो पता है क्या, उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है, और इंटेंसिटी का रिड्यूस हो जाना मतलब क्या, लाइट पोलराइज हो जाना।
अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे देखो हमारी लाइट क्या हो गई, पोलराइज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? पोलराइज। अरे हाँ या ना? देखो ना, यहाँ पे अभी तक लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रहे थे और इधर भी वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन देखो पोलराइज लाइट में क्या हुआ, ये जो वाइब्रेशन है वो अंदर चले गए। ये देखो, अरे चले गए ना, ये वाले जो वाइब्रेशन थे वो कहाँ लिख दिया मैंने, नीचे बना दिया, और जो बचे हुए डायरेक्शन के वाइब्रेशन थे, मतलब एक डायरेक्शन वाले, वो किधर आ गए बोलो, इधर आ गए हैं। मतलब आपकी लाइट हो चुकी है पोलराइज। अरे समझ में आया? पता है कई ब्रेवस्टर सर क्या बोलते थे, यही बोलते थे, मुझे हमेशा बोलते थे, मुझे बोलते थे कि अगर हम क्या करते हैं, ये अनपोलराइज लाइट के एंगल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? धीरे धीरे बढ़ाते हैं। देखो पहले ये जो एंगल था वो ऐसा था, ऐसे इंसिडेंट किया था, तो अभी भी क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था और रिफ्लेक्शन हो रहा था। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि ये एंगल धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। मतलब समझ में आया क्या? अगर हम ये एंगल धीरे धीरे बढ़ाते चलते जाते हैं तो यहाँ पे पोलराइजेशन भी और ज्यादा होने लगता है। समझ में आया क्या? मतलब इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस और रिड्यूस और रिड्यूस होने लग जाती है। अब पता है, एक ऐसा एंगल हमें मिलता है, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल हमें मिलता है जिस एंगल पे ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 डिग्री। किसके बीच का एंगल? रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो हो जाता है 90 डिग्री। कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और तभी हमारी ये जो लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। कितनी हो जाती, क्या हो जाती है? कंप्लीटली पोलर। इससे ज्यादा पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये मैक्सिमम पोलराइजेशन होता है इस कंडीशन पे, और यही कंडीशन, उस एंगल को ब्रेवस्टर्स एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेवस्टर्स एंगल, या उसको ही पोलराइजिंग एंगल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलराइजिंग एंगल। समझ में आया क्या? फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, जब भी कोई अनपोलराइज लाइट को हम एक मीडियम में इंसिडेंट करते हैं तो कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या हो जाती है बोलो? पोलराइज हो जाती है। लेकिन डायरेक्टली पोलराइज एकदम से ज्यादा नहीं होता, धीरे धीरे हम एंगल बढ़ाते हैं। एंगल बढ़ाया, एक ऐसा एंगल मुझे मिला जिस एंगल पे दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और यही कंडीशन में हमारी लाइट कंप्लीटली क्या हो जाती है? पोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है बोलो? पोलराइज्ड। अरे बोलो, बात समझ गई क्या? और जिस एंगल पे होता है वही एंगल का फॉर्मूला हमें निकालना होता है, और पोलराइजिंग एंगल निकालना है। अरे हाँ या ना? देखो कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने बोला ये जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? nm। कितना है? nm। अब सपोज मुझे पता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है तो और एंगल दिया होता है तो क्या स्नेल्स लॉ लगाया जाता है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या आ जाएगा बोलो? साइन आई अपॉन साइन आर। अरे बोलो बराबर क्या? क्या ये यही वाला वो आया है। अब बोलो क्या हमें एनएम निकालने के लिए, सॉरी एनएम तो दिया रहेगा गिवन में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई निकालने के लिए क्या आर निकालना पड़ेगा? और आर निकालने के लिए मैंने पिछले न्यूमेरिकल में ये बातें बताई थी, आपको याद होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल है, अरे है कि नहीं है? तो बोलो आंसर क्या आएगा? आई प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, एंगल इन अ लीनियर पेयर। तो बोलो क्या यहां से r 90 माइनस थीटा 90 माइनस आई हो जाएगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? और यही वाली वैल्यू जब यहां पुट करता हूं तो मेरा आंसर आएगा nm इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस आई। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? कॉस थीटा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा। तो मेरा आंसर आएगा tan ip इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और इसी आई को क्या बोला जाता है? आईबी। तो यहां लिख दो आईबी। तो बोलो भाई आईबी का फॉर्मूला क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। समझ में आया क्या? ये आपको इस बार एमसीक्यू में आ सकता है, नहीं आया तो न्यूमेरिकल आ सकता है, फॉर्मूला आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जो न्यूमेरिकल आपके वहां मैंने लिख के दिया है पेजेस पे, पेज पे या पीडीएफ में, वो वही वाला एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, आ सकता है। बस सर बोलते रहते हैं आता तो कुछ नहीं है। अरे भाई पिछले बार 80
90% पेपर आया था, मैंने जो बताया था। बस 2 अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे, वो भी कितने 4-4 मार्क्स, 2-2 मार्क्स वाले। तो बस वही 2 क्वेश्चन को छोड़ दो तो पूरा पेपर जो मैंने, इवन एमसीक्यू भी आए थे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मैं बोलूंगा 10 में से 8 आए थे, ठीक है, बाकी हम देखेंगे, ठीक है। चलो अरे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पे। ये आपको पोलराइजिंग एंगल का फॉर्मूला समझ में आ गया है तो मैं पहले ही बोल दूं भाई, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया तो ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ जाएगा। अरे बोलो बात समझ गई क्या? चलो देखो भाई ये देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो क्या बोला है, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट इंसिडेंट ऑन अ बकेट फील्ड विद लिक्विड ऑफ इतना कंप्लीटली पोलराइज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओहो, अरे गिवन में क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 1.5, बकेट फिल विद लिक्विड, लिक्विड है वो, लिक्विड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1.5 और उसने बोला कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारी जो लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। अरे बोलो क्या ऐसा ही निकाला जाएगा? हम बोलेंगे वी हैव पोलराइजिंग एंगल IB इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट 1.5। अरे बोलो बराबर क्या? और मुझे जहां तक लगता है कि इसका tan इनवर्स आपको निकालना आ जाएगा। समझ में आया क्या? जहां तक मुझे याद है इसका आंसर आता है 58 डिग्री कुछ तो भी, ठीक है, आपने निकाला होगा है, मुझे याद नहीं लेकिन आसपास 58 डिग्री समथिंग कुछ मिनट इसका आंसर आता है, ठीक है। tan इनवर्स आप निकाल लेना। फिलहाल मेरे पास लॉग बुक अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्वियसली आपको पता है वीडियो के बीच में बाहर जाना मतलब बहुत रिस्की हो सकता है, मेरा मोबाइल फूट सकता है, मेरा सर फूट सकता है, वो कुछ भी हो सकता है भाई, इसीलिए, है ना। तो हो गया है ये वाला हमारा खत्म। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और हो सकता है जल्दी वीडियो बन गया होगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका 1.5 सवा घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो होगा, क्योंकि मुझे ये पूरा इंटरफेरेंस एंड यंग एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स पूरे कराने हैं आपको, तो वो वीडियो में आपको मिल जाएंगे। टोटल कितने न्यूमेरिकल्स है? 14। अरे समझ में आया क्या? पक्का? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। वैसे गुड नाइट नहीं है, अभी आफ्टरनून चालू है। चलो बाय बाय।